हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम फिर से चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो ईएमआई चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम फोकस हमारा है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पे कि कैसे हम हर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपके सेपरेट सेपरेट वीडियोस लेके आ रहा हूँ ताकि हर एक टॉपिक से क्या न्यूमेरिकल बन सकता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें आ पाए। ओके, तो ऑलरेडी इसका एक लेक्चर आ चुका है मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, क्या होता है सेल्फ इंडक्शन, हल्का फुल्का हमें समझना जरूरी है, तभी हम इसके न्यूमेरिकल कर पाएंगे। क्योंकि देखो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि थ्योरी वाले पार्ट पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेरा फोकस है न्यूमेरिकल पार्ट पे। ठीक है, तो क्या होता है सेल्फ इंडक्शन, हम ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो हमें इतना पता है कि देखो, हमने अभी पढ़ा, फैराडे ने हमें बताया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाना पॉसिबल है। मतलब अगर आप किसी भी एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर दें तो आप क्या है उस सर्किट के अंदर, उस वायर के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। और अगर ऐसा कर पाना पॉसिबल है तो वो कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, आप वैरिंग करंट ले लो कोई, है ना। वैरिंग करंट आप कोई भी तरीके से ले लो, चाहे जनरली हम एसी सोर्स कह सकते हैं कि अगर आपके पास एसी सोर्स है तो वो क्या है, वो वैरिंग करंट का सोर्स है। तो अगर कहीं पे करंट वैरी कर रहा है तो करंट वैरी करेगा तो उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैरी करेंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब वैरी करती हैं तभी क्या बनते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करते हैं, है ना, ये बनते हैं। तो और मैग्नेटिक फ्लक्स बनेंगे तो वो क्या बनाएंगे, ईएमएफ बनाएंगे, और ईएमएफ क्या बनाएगा, करंट बनाएगा, है ना। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो करंट है या कहीं जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इंड्यूस। कि भाई जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाओगे उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, या कहें करंट में आप जैसे जैसे वेरिएशन लाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। और अगर मान लेते हैं कि जिस भी कॉइल की आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है ना कॉइल, ऐसे करके इस कॉइल के अंदर आप मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एसी सोर्स ले लिया, तो जैसे जैसे भाई आप इसके अंदर का करंट वैरी करोगे वैसे वैसे इसके अंदर से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी वैरी करेंगी, हाँ या ना। और अगर इसके अंदर से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैरी करेंगी तो बहुत ऑब्वियस सी बात है उसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, और जिसकी वजह से ईएमएफ बनेगा और करंट आप इंड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, तो यानी कि अगर मान लो इसके अंदर एन टर्न्स है ना, तो अगर इसके अंदर एन टर्न्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, फॉर एन टर्न्स ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, अगर एक टर्न के अंदर जो फ्लक्स है वो 5b है तो एन टर्न्स के अंदर कितना हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ 5b, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। अब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि होता है एल। अब एल कौन है यहाँ पे, एल हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। मतलब कोई भी कॉइल जब अपने अंदर ही एक करंट इंड्यूस करती है ड्यू टू चेंजिंग करंट, है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम क्या कहते हैं कि उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एल। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। तो एक तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास ये आ गया रिलेशन, तो अगर आपको ईएमएफ निकालने को बोला जाए तो आप ईएमएफ कैसे निकालेंगे। तो देखो, अगर ईएमएफ निकालना हो तो भाई ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे लग रहा है ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई डी फाई बाई डी टी, है ना। और अगर मान लो एन टर्न्स होते हैं तो एन टर्न्स के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे एन और आ जाता है। तो क्या इस एन को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं, तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते, ई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एन टाइम्स ऑफ 5b। और अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो n टाइम्स ऑफ 5b की वैल्यू कितनी हो गई, एल आई हो गई। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ईएमएफ की वैल्यू जो हो गई वो हो गई d बाई डी टी ऑफ एल आई। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि L क्या एक कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ना, ये वैल्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। तो ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखो ना प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के लगाया था ना हमने एक कांस्टेंट, तो अगर एक कांस्टेंट बाहर आ गया तो कितना हो गया, एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट ईएमएफ। अगर आप सेल्फ इंडक्शन आपको दिया हो या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आपको दिया हो तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब करंट कैसे वैरी कर रहा है टाइम के साथ। अच्छा, अगर इतनी बात है, चाहो तो कई बार ऐसा एल निकालने को भी आ जाता है, तो अगर एल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ई अपॉन डी आई बाय डी टी। तो खैर आएगा जैसा भी, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। इतनी बात आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, तभी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिख रहा है ना यहाँ तक सब, कोई दिक्कत तो नहीं है, फ्रेम तो नहीं कट हो रहा है, नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है, वेरी गुड। अच्छा, अब इसी में
क्वेश्चन जो आएगा वो सीधा सीधा नहीं आएगा, मतलब आ भी सकता है कि सीधा यहीं पे आपको एल निकालने को बोल दे, यहीं से ईएमएफ निकालने को बोल दे, एल दिया हुआ हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपको निकालना हो या दिया हो, जैसा भी हो। बट एक्चुअली इसका जो क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा सा और एडवांस लेवल का जब बनता है वो आता है कि अगर हमारे पास कोई एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जैसे कि ये, तो अगर हमारे पास कोई एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसका लेंथ एल है, तो उस एल लेंथ के सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्शन क्या होगा। तो ज्यादा तो आपको याद नहीं रखना, बस एटलीस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो खाली फॉर्मूला याद रखना है, और डेरिवेशन कैसे आया है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, इट विल बी बिट कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो खाली मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या है, तो दैट इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, स्मॉल एन स्क्वायर एल ए, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जहां पे आपको पता है कि एन मतलब क्या है, जहां पे आपको पता है कि एन क्या है, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर ये सोलेनॉइड एल लेंथ का है और इसके अंदर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो किसी यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है उसको आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो चाहो तो आप यहाँ पे स्मॉल एन की जगह एल रख भी सकते हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर टाइम्स एल इंटू ए, ठीक है। एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो फाइनली एल की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट टाइम्स एन स्क्वायर ए बाय एल, ठीक है। तो ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला है। इसी का यूज करके हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो एक ऐसा न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें ये कंसेप्ट भी आ जाए और ये कंसेप्ट भी आ जाए, दोनों का मिला के एक ही क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि दो अलग अलग क्वेश्चन ना करने पड़े, हमें समझने में आसानी भी हो, फिर वीडियो भी बहुत लंबी नहीं होगी, मेन तो कंसर्न ये है। ओके, तो आप इसको नोट करिए, तब तक मैं इसके क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे कि a solenoid with length 30 centimeter and area of cross section 25 centimeter square and number of turns 500 carries a current of 2.5 ampere. So the current is switched off in a brief of 10 to the power minus 3 seconds. Then calculate the EMF induced in the सोलोनॉइड। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सोलोनॉइड है, ठीक है। सोलोनॉइड का लेंथ आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हुए हैं, बोल रहा है इसके अंदर जो करंट फ्लो करता है वो 2.5 एम्पियर का। बोला करंट को अचानक से बंद कर दिया, मतलब छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में अचानक से बंद कर दिया, मतलब 10⁻³ सेकंड्स में जो भी करंट फ्लो कर रहा था 2.5 एम्पियर वो एकदम से जीरो हो गया। तो बोले कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस इन द सोलोनॉइड, तब आपको ईएमएफ निकालना है। देखो सीधी सी बात है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको हमेशा एक चीज सिखाई है कि पहले फॉर्मूला लिखो, देखो क्या क्या मिसिंग है। अगर आप ईएमएफ निकालने जाओगे तो ईएमएफ का फॉर्मूला एक ही लगाओगे भाई, अगर यहाँ एक ही सोलेनॉइड है मतलब तो ऑफकोर्स सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, और अगर सेल्फ इंडक्शन हो रहा है तो ईएमएफ का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एल टाइम्स डी बाई डी टी। अच्छा एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, डी क्या है, रेट चेंज ऑफ करंट, डी क्या है इन रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो चलो करंट तो आपको दिख रहा है कि 2.5 से जीरो हो गया, टाइम कितना था 10⁻³ सेकंड्स के अंदर, लेकिन एल निकालना है सबसे पहले, और एल हमें नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे मुझे कहीं भी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालेंगे, जिसके लिए हमने अभी अभी फॉर्मूला डेराइव किया था। तो यूजिंग एल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला डेराइव किया था ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। अगर कोई भी सोलोनॉइड होगा तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये लगेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, है ना, सोलोनॉइड के लिए लगता है। अब यहाँ से पहले हमें इसे सबको निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू रखते हैं। म्यू नॉट तो बच्चे को पता है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है ना 10⁻⁻⁷, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अच्छा एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, तो देखो हमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, ये 500, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना आ गए 500 का स्क्वायर, सही है, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, हर एक सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे, और 2 बार हो गया स्क्वायर तो -4, तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ कर दिया, तो हमारा ये मीटर स्क्वायर में हो गया। लेंथ हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर को भी मीटर में करोगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई। तो जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो एल का वैल्यू आ जाएगा, पूरे ही सॉल्व करना पड़ेगा हमें, चलो छोड़ो,
मैं देख रहा था कि आंसर दिया होगा शायद, पर नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन से अगर मान लो इसको करें तो कितना हो जाएगा ये 25 आर दिस, और फिर मान लो ये आपका 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, और मैं पाई को 3.14 को अप्रोक्सीमेटली 3 मान रहा हूँ, ठीक है, ताकि अभी कैलकुलेशंस करने में आसानी हो, क्योंकि अभी फिर वरना तो बहुत टाइम जाएगा, लंबी हो जाएगी वीडियो। अच्छा, तो 5 2 जार 10 हो गया यहाँ पे, तो 10 तो यहाँ पे हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है हमें। तो 10 में से मतलब मान लो एक पावर यहाँ कहीं भी कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो, 20 पावर -6 यहाँ बचा, तो -6 और -4, -10 तो ये हो गया है ना। तो ऊपर 10 टू द पावर -10 हो गया, और -10 और ये दो पावर कैंसिल हो गई, तो -8, तो 10 टू द पावर -8 तो ये बच रहा है सिंप्लीफाई होके, और यहाँ 25 का स्क्वायर 25 हो गया है ना, और साथ में कितना हो रहा है 25, और क्योंकि दो जीरो है तो ये एक तो 10 टू द पावर कितना हो गया 4 और आ गया। इसको सिंप्लीफाई करा तो L की वैल्यू कितनी आ गई, L आ गया आपका 25 इंटू 10 टू द पावर -4। फिलहाल हमारे पास इतना आ रहा है सेल्फ इंडक्शन, अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट ऐसे कुछ आएगा, कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है हेनरी, है ना, एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल H। तो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन इतना आया। अगर सेल्फ इंडक्शन हमारे पास आ गया है तो ऑब्वियसली बात है, हमें तो ईएमएफ निकालना है। देन ईएमएफ वो कितना निकलेगा, E इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। मतलब अगर आपको करंट जीरो हो रहा है कितने टाइम में हो रहा है ये निकालना है, तो E इज इक्वल टू एल आपने ऑलरेडी निकाल दिया है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25 इंटू 10 टू द पावर -4, है ना, लगभग लगभग बहुत छोटा आ रहा है पर कोई बात नहीं, आ सकता है ऐसा। अच्छा, डी आई बाई डी टी, डी आई का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट कैसे चेंज हो रहा है, तो मतलब ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि आप इसको डेल्टा लिख लो, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, चेंज ऑफ करंट। तो चेंज ऑफ करंट कितना भाई, पहले करंट कितना था 2.5, और फाइनली करंट कितना हो गया 0, फाइनल माइनस इनिशियली तो करोगे, है ना, फाइनली 0 हो गया, चलो ऐसे कर लो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो फाइनल करंट हो गया 0 और इनिशियली करंट था 2.5। अच्छा, नीचे क्या आएगा, चेंज इन टाइम, तो टाइम क्या हो गया भाई 10 टू द पावर -3 हो गया, अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 माइनस 10 टू द पावर -3 हो गया भाई, पहले टाइम 0 था, बाद में 10 टू द पावर -3 सेकंड में उसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो खैर, एनीवेज इस माइनस से माइनस वो कैंसिल ही हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या आंसर में माइनस आएगा तो ऑफकोर्स हमें पता है कि बैक ईएमएफ बनता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिंप्लीफाई करें जरा थोड़ा सा, तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 पार्ट्स से -3 पार्ट्स कैंसिल हो गई, -1 बचा, सो फाइनली ईएमएफ कितना हो गया हमारे पास 25 इंटू यहाँ पे कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -1। ये कंफ्यूज मत होना कि माइनस ऐसे कैसे काट दिया मैंने, वो जीरो तो कुछ है ही नहीं ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है। अच्छा, सिंप्लीफाई करो, मान लो यहाँ से अगर आप पॉइंट रिमूव करोगे तो यहाँ 10 लगा सकते हैं, आसानी हो जाएगा, और है ना, तो 25 कितना होता है 625, तो ये आपका हो गया 625, और ये पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी, तो 10 टू द पावर -2, दो के पास पॉइंट लगा दो, तो ईएमएफ आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 6.25 वोल्ट। ठीक है, मुझे पता है बहुत एग्जैक्ट तो नहीं आएगा ये, लेकिन 6 तो आ रहा होगा, 6 के आगे तो श्योर है कि 6 आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ टाइम बचाने के लिए अप्रोक्सीमेशंस लिए ना, पाई को 3.14 नहीं लिया, इसलिए 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.5 के आसपास 6 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन इतना 6 तो ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द ईएमएफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब पढ़ना शुरू करते हैं तो बच्चा सबसे पहले यही फंसता है कि यहाँ एल कैसे निकाले। तो एल निकालने के लिए आपको ये केस जरूर पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना होता है, म्यू नॉट टाइम्स n स्क्वायर a बाय n। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से होगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।